नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत है टाइम से। राष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ कोविंद का नामांकन, कहा पार्टी नहीं संविधान सबसे ऊपर। पर्चा दाखिल कराने पहुंचे नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री। श्रीनगर में मस्जिद के बाहर पुलिस अधिकारी की पीट कर हत्या। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा पुलिस के सब्र का न लें इम्तिहान। 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के MY अस्पताल में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी का आरोप। अस्पताल प्रशासन का लापरवाही से इनकार। PSLV की 40वीं कामयाब उड़ान। कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित। पाकिस्तान के खुर्रम और क्वेटा में बम धमाका। 31 से ज्यादा लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल। और आइए देखते हैं पहली खबर। एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई आला नेता इस मौके पर मौजूद थे। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नामांकन के वक्त उनके साथ थे। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए नामांकन पत्र भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रामनाथ कोविंद के साथ थे। नामांकन पत्र भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने इसे लोकसभा महासचिव अनूप मिश्रा को सौंप दिया। 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए उन्होंने 3 सेट नामांकन पत्र भरे। पहले सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके प्रस्तावक और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समर्थक हैं। दूसरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह प्रस्तावक और वित्त मंत्री अरुण जेटली समर्थक हैं। तीसरे में शिरोमणि अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल प्रस्तावक और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समर्थक हैं। 3 सेट के नामांकन पत्र में हर एक में 60 प्रस्तावक और 60 समर्थक हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद का मुकाबला मीरा कुमार से होगा। 17 विपक्षी दलों ने मीरा कुमार को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। चुनाव 17 जुलाई को होना है, जबकि मतगणना 20 जुलाई को होगी। विशाल दहिया, प्रणव गोस्वामी, रविंद्र सिंह शोहरान और नवविक्रम सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और नामांकन के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश का सर्वोच्च पद दलगत राजनीति से ऊपर की चीज है। कोविंद ने भरोसा दिलाया कि वो राष्ट्रपति ऑफिस की गरिमा को बचाकर रखेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकन भरने के बाद रामनाथ कोविंद ने कहा कि पार्टी से उनका संबंध उसी वक्त टूट गया था जब उन्होंने बिहार के राज्यपाल का पदभार संभाला। राष्ट्रपति के लिए उनकी उम्मीदवारी को समर्थन देने वालों का उन्होंने आभार जताया। सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सर्वोच्च पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। राष्ट्रपति पद के सभी मतदाता मंडल के सदस्यों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि 2022 तक वो न्यू इंडिया के सपने को पूरा होता देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा उनके लिए बड़ी प्राथमिकता होगी। देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी हम सबकी प्राथमिकता होती है। एनडीए के अलावा रामनाथ कोविंद को एआईएडीएमके के दोनों धड़ों टीआरएस, बीजेडी और जेडीयू का समर्थन हासिल है। अगर वो चुनाव जीतते हैं
तो KR नारायणन के बाद वो देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बनेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रामनाथ कोविंद के नामांकन भरने के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं उन लोगों ने क्या कहा। रामनाथ कोविंद अच्छा उम्मीदवार है, सब लोग बता रहे, इनके बारे में कोई विवाद नहीं है। पढ़े लिखे है, अनुभवी है, राज्यपाल का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा प्रशंसा भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ राज्यसभा में 2 बार सांसद के रूप में काम किया। रामनाथ जी बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा होकर आज भारत के वो सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं। हमने अपील की थी कि सर्वानुमति बन जाए, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने कोशिश भी की थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी एनडीए से इतर कितने मुख्यमंत्री आए। अभिनंदन के पात्र हैं रामनाथ कोविंद जी, और जो दल सारे हमें सहायता दे रहे हैं कि इस चुनाव में उनका समर्थन प्राप्त हो, उनको भी मेरी ओर से आभार। हम लोग सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। कोविंद जी का आज फॉर्म भरेगा और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। एक योग्य राष्ट्रपति देश को मिल रहा है। सभी लोग मौजूद हैं आज और बहुत अच्छा अवसर है पूरे देश के लिए, और जिन लोगों ने साथ दिया उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, स्वागत योग्य है और हम प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद प्रभात झा जी जुड़ रहे हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। जिस तरीके से उम्मीदवारी आप लोगों ने डिक्लेयर की थी, विरोधी दलों के कई जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आपके सपोर्ट में खड़े हुए। पहली एक मैं कहूं कि शुरुआती जीत आपको वहां से ज़रूर मिली, लेकिन अब जबकि मीरा कुमार को उतारा है मैदान में, तो फिर मुकाबला आप लोगों को कितना आसान या फिर कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, ये दीवार पर लिखी हुई बात है। अवश्यम भावी राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ जी कोविंद। इसमें कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन अपना चेहरा छिपाने के लिए कांग्रेस को यूपीए के नाम पर कुछ करना था, इसलिए उन्होंने किया है। हमें कोई शिकायत नहीं है। अच्छा होता कि सर्वानुमति से यह बात होती। हम सबको पता है कि 61 से 62% वोट एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार को मिलने जा रहा है, और अब ये 65 तक भी पहुंच सकता है। उसके बाद यदि कोई करता है तो अब करे, हम तो रोक नहीं सकते, लोकतंत्र है। लेकिन हमें कहीं किसी तरह का खतरा नहीं है। देश के आगामी राष्ट्रपति माननीय रामनाथ जी कोविंद होंगे। लेकिन प्रभात झा साहब, जिस तरीके से आप लोग कह रहे थे कि सर्वानुमति सबसे बातचीत हो रही है और सर्वसहमति के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, सभी पार्टियों से आप लोगों ने बातचीत भी की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का ये आरोप है कि जो सहमति असल में थी नहीं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक नाटक किया गया, क्योंकि नाम तो बताया नहीं गया। उसके बाद आपने नाम डिसाइड कर लिया और उसके बाद सीधे आपने अनाउंस कर दिया। देखिए, कांग्रेस क्या कहेगी? कह रहे नहीं नहीं, एनडीए और भाजपा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कांग्रेस क्या कहेगी कि हमको नाम? कांग्रेस यही कहेगी और यही कहना भी चाहिए। राजनीति में कांग्रेस की स्थिति हो गई है वो अपना चेहरा छिपाए, और चेहरा छिपाने के लिए देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ने बात की, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 अपने कद्दावर नेता माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय वेंकैया जी, माननीय अरुण जेटली जी, तीनों को निर्धारित किया, बातचीत की, और सहमति के लिए तो बातचीत की गई थी। हर बात तो नहीं की जाती, लेकिन सहमति के लिए कि हम ऐसा उम्मीदवार देंगे। अब वो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं मीरा कुमार की। मैंने 2 बातें कही हैं, निवेदन आपसे भी करूंगा। जगजीवन राम जी 1979 में उनको प्रधानमंत्री की बात आई थी, यही मीरा कुमार जी के पिताजी थे, वो क्यों नहीं साथ दिया? क्यों नहीं उस समय इंदिरा जी ने उनका साथ दिया? आज मीरा कुमार जी अच्छी हो गई और जगजीवन राम जी क्या उस समय खराब थे? ये राजनीतिक तौर पर किए जाने वाले नाटक को देश की जनता समझती। और आज मेरे मित्र पुनिया जी मुझे बार बार कह रहे थे, जो मेरे साथ राज्यसभा में है, कि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आईएफएस हैं। अरे भाई, आईएएस छोड़कर रामनाथ जी कोविंद आए, मैं किसी की तुलना नहीं करता।
सवाल सिर्फ इतना है कि अगर बहुत अच्छी हैं, मैं भी कहता हूं मीरा कुमारी जी अच्छी हैं, तो आज 8-8 राज्य हारने के बाद कांग्रेस मीरा कुमारी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बना देती? सवाल ये क्यों ऐसा करना, और मीरा कुमारी जी को क्यों राष्ट्रपति, ये कांग्रेस नहीं जानती है कि वो नहीं बन पाएंगी? किस, ये कारण जानना चाहता है देश। लेकिन प्रभात जी लड़ाना चाहते हैं देश में लोगों को? प्रभात जी, जिस तरीके मीरा से कुमार जी के साथ मजाक करना चाहते हैं आप? मीरा कुमार के नाम को जब विपक्ष ने अनाउंस किया, मायावती जिन्होंने पहले रामनाथ कोविंद जी का समर्थन किया, उसके बाद वो पाला बदल कर वापस पहुंच गई। नीतीश कुमार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। उनके बयान जो आया है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं, हालांकि लालू यादव उन्हें लगातार मनाने में लगे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये छोटी पार्टियां हैं, दलित चेहरे के तौर पर जिस तरीके से उम्मीदवार दिया गया, उससे कहीं कुछ थोड़ा सा बदलाव हो सकता है आंकड़ों में या उनकी फिर भविष्य के निर्णयों में? मेरे मित्र, कोई बदलाव नहीं होगा, कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। आज वर्मा जी, पवन वर्मा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, साफ शब्दों में। जनता दल यू के केसी त्यागी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि नहीं, सॉरी, बहुत सोच समझकर नीतीश जी ने निर्णय लिया है। एक बात, जहां तक आपने मायावती बहन का नाम लिया, तो मायावती बहन को लगा होगा कि स्वामीनाथन का नाम आएगा। उनके बारे में सबको पता है कि वो अनुसूचित जाति, दलित जाति के लोगों का समर्थन करती हैं, इसलिए उन्होंने संकेत दिए थे। अब उनको लगा होगा कि विपक्ष में कम से कम 17 पार्टी तो अपने साथ रहेगी, इसलिए चलो इनके साथ ही। और आज उनकी लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है और राज्यसभा में भी गिने चुने लोग हैं। सवाल इसका नहीं, सवाल मानसिकता का है। अगर हम सब लोग मिलकर राजनीति करें विचारधारा में और विकास में राष्ट्र नीति से आए, तो कितना अच्छा होगा। अच्छा होता सोनिया जी नरेंद्र मोदी जी को फोन लगाती और कहती, नहीं, आपने देश को एक अच्छा, गरीबों का कल्याण करने वाला, संविधान का बहुत बड़ा जानकार, दलितों की आवाज बनकर जीने वाला व्यक्तित्व, आईएएस की नौकरी को छोड़कर भारत माता की सेवा में लगने वाला वीर, आज रामनाथ कोविंद जी को आपने बनाया है राष्ट्रपति का उम्मीदवार। हम आपके साथ हैं। काश भारतीय राजनीति में यह उदारता आती। दिक्कत यही है कि अच्छे को अच्छा कहने का साहस विपक्ष में नहीं है और बुरे अच्छे को बुरे कहने का से बाज नहीं आते हों। ये राजनीति का हस्र है, ये राजनीति की दुर्दशा है। प्रभात जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस पूरे मसले पर आप हमारे साथ जुड़े और अपनी पार्टी के विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। दार्जिलिंग में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद से बिमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुंग ने पश्चिम बंगाल सरकार से दो टूक कहा कि उनकी मांगे माने जाने तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इस बीच बेमियादी बंद को लेकर हाईकोर्ट में दायर पीआईएल के बाद बिमल गुरुंग को कानूनी नोटिस भेजा गया है। 5 साल पहले बने गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए के मुख्य कार्यकारी पद से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि जीजेएम महासचिव रोशन गिरी समेत कुल 43 लोगों ने भी जीटीए के अलग अलग पदों से इस्तीफा दे दिया है। 2012 में जीटीए बनने के बाद इस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कब्जा है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। जीजेएम का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, आंदोलन जारी रहेगा। जब तक गवर्नमेंट नहीं करेंगे, until and unless they don't respond, this thing will carry on because this is not a political party's agitation. This is people's agitation. It's for the people, by the people, of the people. 20 जून को 14 पार्टियों और संगठनों की बैठक में यह तय हुआ था कि जीजेएम त्रिपक्षीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन संधि से बाहर निकलेगा। बिमल गुरुंग ने 27 जून को जीटीए अधिनियम और समझौते को जलाने की धमकी दी है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 29 जून तक सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। बेमियादी बंद के बीच दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जनजीवन लगातार 9वें दिन भी अस्त व्यस्त रहा। But this is the first time General Party have come down to the street now. So we want Gorkhaland. This is the slogan we have been hearing all around. So now we want to prove a sincerity, and that is why General Party have come to the street now. इस बीच दार्जिलिंग के स्कूलों में फंसे बच्चों को बाहर जाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बेमियादी बंद में 12 घंटों की ढील दी है।
इस ढील के बाद ज्यादातर बोर्डिंग स्कूलों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बाहर के रहने वाले सभी बच्चे तैयार होकर दार्जिलिंग से निकल रहे हैं। स्कूल प्रशासन को भरोसा है कि बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। Because of this band, in fact, so we couldn't get. So today they have given us the safe passage and relaxation. So we are moving, and it is our scheduled holiday starting from today. So we have requested them. So we have got it. इस बीच दार्जिलिंग के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट और केबल सेवा बाधित है। कई इलाकों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। जरूरी सामानों की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरे आरोपी की पहचान हो गई है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के लोगों को आगाह किया कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान न लें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा करते हुए कश्मीर में हालात और खराब होने की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या कर दी। भीड़ ने पहले पुलिस अधिकारी को पकड़ा और पत्थर से पीट कर मार डाला। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसमें कुछ गलत अनासर लोगों ने नारे लगाते हुए उनको दबोचा और उनको मार पीटना शुरू किया और इसी प्रोसेस में लिंच कर दिया। 2 लोगों को अरेस्ट किया है और 3rd आइडेंटिफाई किया है। बाकी सबको भी दे विल हैव टू फेस द लॉ। बहादुर पुलिस अधिकारी को सुपुर्दे खाक करने से पहले अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घटना को शर्मनाक बताया और लोगों को किया कि वो पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना लें। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्ट्रेंट। पर जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये उन लोगों को बेनकाब करती है जो मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गुरुवार रात जब ये वाकया हुआ, डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित ने जान बचाने के लिए फायरिंग भी की। इसमें 3 लोग घायल हुए। गोली सुनने के बाद पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और डीएसपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक डीएसपी की मौत हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंदौर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में 24 घंटों के भीतर 17 मरीजों की मौत पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ पीड़ित परिवारों और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ये मौतें ऑक्सीजन की सप्लाई में गड़बड़ी के चलते हुई हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन ने इन आरोपों का खंडन किया। ये हैं प्रकाश। बुधवार को इन्होंने अपने बेहोश हो गए पिता को महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गुरुवार तड़के डॉक्टरों ने बताया कि इनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रकाश का आरोप है कि ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा से उनके पिता की मौत हुई। ऑक्सीजन खत्म हो गई, बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 1-1.5 घंटा हुआ। उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। इस अस्पताल में 21 और 22 जून के दरमियान 17 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 बेड वाले इस अस्पताल के आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और बच्चों के आईसीयू में गुरुवार तड़के ऑक्सीजन की आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद हो गई। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन सप्लाई में गड़बड़ी के आरोप का खंडन किया है। ये डेथ जितनी भी हुई हैं, इनमें ऐसे नहीं कि सब ऑक्सीजन पे जो थे, वेंटिलेटर पे थे, उन्हीं की हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी है। मीडिया में मामला आने के बाद इंदौर के कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन को आनन फानन में क्लीन चिट दे दी। इसमें कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर नहीं हुआ है और किसी भी तरह की कोई मेडिकल गलती से नहीं हुआ है। दिस इंफॉर्मेशन विच हैज बीन पब्लिश्ड बाय अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज रॉन्ग। लेकिन मृतकों की सूची जारी नहीं करना और बिना पोस्टमार्टम के जल्दबाजी में शवों को अस्पताल से बाहर भेज देना कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका संतोषजनक जवाब अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला है।
मई 2016 में भी ये अस्पताल संदेह के घेरे में आया था। उस वक्त ऑक्सीजन की जगह बेहोशी वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस दिए जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बनी न्यायिक कमेटी ने तब कुछ डॉक्टरों और टेक्नीशियंस को जिम्मेदार ठहराया था। ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओबीसी रिजर्वेशन की मांग को लेकर आज धौलपुर और भरतपुर के जाट समुदाय के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए। राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा पर रोडवेज बस में तोड़फोड़ की गई। आगरा और जयपुर हाईवे पर जाम लगाया गया। चक्का जाम के चलते लोगों को खासी मुश्किलें हुई। जाट समुदाय के लोग ओबीसी के तहत रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनको लिखित में जवाब दे। राजस्थान में आंदोलन के चलते दर्जनों ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। इन लोकेशंस पे स्प्रेड होने के बाद काफ़ी हमारी ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और क्योंकि ये राजधानी रूट भी है दिल्ली मुंबई का, तो काफ़ी ट्रेनें इस रूट से जाती हैं, इम्पोर्टेंट रूट है, तो उनकी पंक्चुअलिटी भी प्रभावित होगी। काफ़ी ट्रेनें हमको कैंसिल करना पड़ेंगी, कुछ को डाइवर्ट करना होगा और कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट करना होगा। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान के जरिए इसरो ने आज कामयाबी की नई इबारत लिखी और 31 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया और इसमें कार्टोसैट 2 के अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने वैज्ञानिकों को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पीएसएलवी C-38 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आसमान की ओर उड़ान भरी और 27 मिनट बाद उसने कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया। With each PSLV launch, we are trying to improve our capability in one new area, like multiple restarts, multiple orbits, and different capabilities we are building. So with this, I'm very sure PSLV will continue to be the demanded vehicle for going into low Earth orbits. इस प्रक्षेपण की खासियत ये है कि इसमें उपग्रहों को अलग अलग स्तर पर स्थापित करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पीएसएलवी की 40वीं उड़ान में कार्टोसैट 2 के साथ ही एक स्वदेशी नैनो उपग्रह भी प्रक्षेपित किया गया। इसके अलावा 14 देशों के 29 उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई देशों के उपग्रह शामिल हैं। इनका कुल वजन 955 किलोग्राम है। ये देश, जितने देशों ने अब ये सैटेलाइट यहाँ पे लगाए हैं, उनके लिए अब इसरो एक रिलायबल पार्टनर है और कल को अन्य उपग्रह, बड़े उपग्रह अगर वो लॉन्च करेंगे तो उससे इसरो को कमर्शियल फायदा भी होगा। कार्टोसैट 2 एक दूर संवेदी उपग्रह है। इसमें पैनक्रोमेटिक कैमरे और हाई रिजोल्यूशन मल्टी स्पेक्ट्रल उपकरण लगे हैं। इसमें आसमानी आंख का इस्तेमाल विशेष तौर पर रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। इससे भेजी गई तस्वीरों का इस्तेमाल नक्शे बनाने, समुद्र तटीय और परिवहन नेटवर्क की निगरानी समेत भौगोलिक बदलावों से जुड़ी कई जानकारी जुटाने में किया जाएगा। कार्टोसैट का नाम यही बताता है कि ये कार्टोग्राफी या जो मैपिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो हमारे लिए एक तरह से अदृश्य एक आँख या इनविजिबल आई जो है स्पेस में हमारे लिए रहेगी इंडिया के ऊपर। 5 जून को इसरो ने GSLV Mark 3 का सफल प्रक्षेपण किया था। इसमें पहले 15 फरवरी को इसरो ने PSLV 37 के जरिए 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर इतिहास रच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के 2 प्रांत आज धमाकों से दहल गए। अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके में दोहरे बम धमाकों में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। पारा चिनार इलाके के कुर्रम जिले में एक भरे बाजार में हुए धमाके ने लोगों में दहशत फैला दी। पहला धमाका अकबर खान बाजार में हुआ, जहां लोग ईद के लिए ख़रीदारी कर रहे थे। जब लोग उस जगह पर राहत बचाव के लिए इकट्ठा हुए तो उसके बाद उसी जगह पर दूसरा धमाका हुआ। स्थानीय लोगों ने इसके बाद हलचल मच गई। घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने पूरे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ही क्वेटा शहर के प्रांतीय पुलिस प्रमुख के कार्यालय के पास
एक शक्तिशाली कार बम धमाका हुआ जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मरने वालों में 6 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। विस्फोट वाली जगह पर कई अहम सरकारी दफ्तर हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।